अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं शेख नईम शेख नसीर सदर मुदर्रिस यूनिक उर्दू हाई स्कूल तामापुर जलगांव आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसके पहले हमने इयत्ता 10वीं अंतर भारतीय किताब से तीसरा सबक अनाथांची आई, जिसकी लेखिका है सिंधुताई सपकाळ, इनके इस सबक को हमने इसके 2 पैराग्राफों को हमने पढ़ा था और उस पर बहुत से सवालों के जवाब भी मैंने आपको पूछा था। हमने उसमें देखा था कि सिंधुताई सपकाळ इनकी तालीम हासिल करने की जीत उस सबक में हमारे को दिखाई देती है कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से तालीम हासिल की थी। अब हम इसके थोड़ा से बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तो शुरू करते हैं। आपण पाहिलं होतं की सिंधुताई सपकाळ यांना लहानपणी सर्वजण चिंदी म्हणत। त्यांचं पूर्ण नाव अभिमान साठे, त्यांच्या वडिलांचं नाव। आता त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं अभिमान। नावाप्रमाणेच सिंधुताईला त्यांच्या वडिलांवर अभिमान होता। त्यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। या ठिकाणी त्यांच्या घराचे वर्णन केलेले आहे। छोटेसे सुंदर सांगितलेले आहे। गुरे म्हैशी त्यांच्याकडे होतात आणि ते चरवण्यासाठी त्याला घेऊन जातात हे पण सांगितलेले आहे। पुढे त्यांनी त्यांच्या शाळेचं वर्णन केलं आहे। त्यांच्या शाळेचं नाव बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे आरवी रोड जिल्हा वर्धा असं ते सांगतात। शाळेचं वर्णन करताना ते सांगतात की शाळेच्या समोरच एक भुईचाफ्याचे मोठे झाड आहे। त्याला पांढरे शुभ्र टपोरी चाफ्यांची फुले येतात, त्याचं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे। त्यानंतर शाळेत जाणाऱ्या मुलींचा वर्णन त्यांनी केलेलं आहे। त्यानंतर त्यांना शाळेत जाण्याची आवड या ठिकाणी दाखवण्यात आलेली आहे, सांगण्यात आलेली आहे। ते त्यांच्या वडिलांना सांगतात की मलाही शाळेत जायचे आहे, किंतु आई ते ऐकते। आई नाराज होते, नाराज होऊन त्यांना रागवते आणि रागवून म्हणते आपल्या साठे घराण्यात आतापर्यंत शाळेची पायरी सुद्धा कोणी चढलेला नाही। आपण या ठिकाणी एवढं पाहिलेलं होतं, किंतु त्यांचे वडील शाळेत त्यांचा दाखला करतात, त्यांचे नाव दाखल करतात। त्यानंतर त्यावेळी तर त्यांचं वय सांगितलेलं आहे, 9 वर्षाची ते असतात। आपण पाहिले शाळेचे मुख्याध्यापक होते वांदिले गुरुजी। त्यांचे दुसरे शिक्षकांचं नाव सांगितलेलं आहे कांबळे गुरुजी। शाळा दिवसातून 2 वेळा भरे, एक सकाळी 7 ते 1, दुपारी 3:30 ते 5 अशी त्यांची शाळा भरत असे। शाळेत जाण्याचं वर्णन केलेलं आहे। शाळेत जाण्यास त्यांना रोज उशीर होत असे। अशा प्रकारे आपण त्यांच्या मागील तासिकेमध्ये त्यांच्याबद्दल माहिती घेतलेली होती। आज पुढचे 2 पैराग्राफ आपण या ठिकाणी पाहणार आहे, पॅसेज पाहणार आहे। चला सुरुवात करूया। चलिए शुरू करते हैं। शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत। यहाँ पर स्कूल की जैसी ही घंटी बजती थी, सब लड़के लड़कियां खाना खाने के लिए बैठते थे। जेवायला यानी खाने के लिए बैठते थे। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत बसे। जो सिंधुताई सपकाळ है वो कहती है कि मैं उनके मुंह के तरफ देखा करती थी। पोटात भूक लागलेली असे, यानी इन्हें भी जोरों की भूक लगी हुई होती थी। मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या की मी लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे। यहाँ पर सिंधुताई सपकाळ कहती है लड़के लड़कियां खाने के बाद खेलने के लिए जाते थे। उस वक्त मैं लड्डू का टुकड़ा, गुड़ का खड़ा, जिलेबी का टुकड़ा मिट्टी से उठाकर फूल पर रखती थी। सर्वांना वाटायचे मी चाफ्याची फुलच गोळा करते, पण त्या फुलातला माती लागलेला तो
अन्नाचा कण चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार व गोड लागायचा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंधुताई सपकाळ जी कहती है, सबको महसूस होता था कि मैं चंपा के फूल जमा कर रही हूँ, लेकिन इन फूलों में मिट्टी लगी हुई गिजा का जर्रा चंपा की खुशबू से लजीज और मीठा लगता था। त्यावर घोटभर पानी पिऊन मी वर्गात बसायची। यहाँ पर वो क्या करती थी कि घोट भर यानी एक घूट भरकर पानी पी लिया करती थी और क्लास में बैठ जाया करती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि सिंधुताई सपकाळ मिट्टी से कौन से पदार्थ जो है उठाकर खाया करती थी। तो आपको उसका जवाब याद रखना है कि वो मिट्टी से जो है लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा, ये जो है मिट्टी से उठाकर चंपा के फूल में रखकर जो है खाया करती थी। अब ऐसे क्यों किया करती थी वो? तो वो जो है तमाम नज़रों से बचकर जो है अपनी भूख मिटाया करती थी। उस गिजा को जो है उठाकर फूल के अंदर उठाकर खाया करती थी। कधी कधी मशीनमुळे दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे। यहाँ पे सिंधुताई जी कहती है कि कभी कभार तो जो है भैंस की वजह से पूरा पूरा दिन स्कूल नहीं जा सकती थी। आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाचा एक वनस्पती येते, यानी हमारे चिखलदरा इस डैम में भराड़ी नाम का एक पौधा होता था। भराड़ी ये जो है एक पौधे का नाम है। चांगले तळ हाता एवढे मोठे पान असते, त्याला खाली एक काटा असतो। वो कहती है कि तड़ हाथा एवढे यानी ये जो है हथेली के इतना बड़ा एक जो है इसको एक पान होता है। इसे भराड़ी की जो वनस्पति होती है, जो पौधा होता है, उसे त्या भराडीचा काटा हे माझे पेन, वो भराडीचे पान हा माझा कागद असे। वो भराड़ी का जो वनस्पति थी उसका जो काटा था उसका ये पेन था और भराड़ी का जो पान था वो उसके लिए कागज था। म्हशी मागे जात जात अ आ ई उ ऊ अशी अक्षरे लेने में शिकू लागली। भैंसों को चराने के लिए जब जाया करती थी तो उनके पीछे जाते जाते जो है ये अ आ ई उ ऐसी जो है अक्षरे जो है पढ़ना लिखना सीख गई थी। असे निसर्गाच्या सोबत लिहिले म्हणून शिकलेले कधीच विसरता नहीं आले। पे निसर्ग यानी कुदरत यानी कुदरती चीज़ों के साथ में जो है इन्होंने लिखना जो है सीख लिया था, इसीलिए वो उनको कभी भूल ना पाई। अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी चौथीपर्यंत आले। यहाँ पर सिंधुताई सपकाळ जी कहती है कि आधे वक्त की स्कूल करते हुए मैं जो है यहाँ पर चौथी क्लास तक जो है पहुँच गई। गोपुरीला केंद्र शाळा का काय होती, तिथे चौथीची परीक्षा होती। यहाँ पर गोपुरीला ये एक मुकाम का नाम है, केंद्र शाला यानी मरकजी स्कूल ऐसा कुछ था, यानी गोपुरी में मरकजी स्कूल ऐसा कुछ था। वहाँ जो चौथी का इम्तिहान था, वहाँ पर क्या था कि चौथी क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला था। मी पास झाले, शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांदिले गुरुजी म्हणाले, चिंदी तू पास झालीस, आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार। सिंधुताई यहाँ पर जो है पास हो गई। मी पास झाले यानी मैं पास हो गई। अब वो वहाँ पर स्कूल के अंदर जो है रिजल्ट लाने के लिए गई तो वहाँ पर उन्हें जो है वांदिले गुरुजी से जो है मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, चिंदे तू पास झालीस यानी तू जो है पास हो गई, आता चिंदी नावाची चिमनी उड़ून जाणार, यानी वो चौथी क्लास में पास हो गई थी और चिंदी नाम की जो चिमनी चिड़िया है वो स्कूल से जो है उड़ जाएंगी, ऐसा जो है वांदिले गुरुजी ने उन्हें कहा। चलिए अगले पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले पण पुन्हा वळून वळून शाळेकडे पाहत होते। अब यहाँ पर वो कागज जो था, कागद यानी चौथी क्लास का रिजल्ट जो वांदिले गुरुजी ने उन्हें दिया था, पण पुन्हा वळून वळून शाळेकडे पाहत होते। अब पलट पलट कर क्या कर रही थी, वो स्कूल की जानिब जो है देख रही थी। त्या भिंतींवर चुन्याने लिहिलेली बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे ही अक्षरे पुसट पुसट होती। यहाँ पर सिंधुताई जैसे ही रिजल्ट लेकर स्कूल के बाहर गई तो स्कूल की दीवार पर जो चूने से लिखा हुआ था बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी मेघे,
ये रूप पुसट पुसट होती यानी क्या हो रही थी, धुंदले धुंदले हो रहे थे. त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदभर पसरत होती अशी माझी शाळा. त्यावरची शाही यानी इस पर की सियाही, आसवांच्या यानी आंसू के जो है उस पर बूंद जो है गिर रहे थे और वो कागज पर पसर रहे थे. अशी माझी शाळा, ऐसी मेरी स्कूल, सिंधुताई सपकाळ जी यहाँ पर कहती है. उन्हें यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल से कितनी मोहब्बत थी. माझे लग्न झाल्यावर सासरी माझ्या छळ होण्याची जी कारणे आहेत त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा. अब यहाँ पर माझे लग्न यानी किसकी शादी, लग्न यानी शादी, सिंधुताई की शादी के बाद सासरी यानी ससुराल में जो छड़ यानी तकलीफें उन्हें जो दी जा रही थी वहाँ पर उसकी वजह थी, कारण यानी वजह थी उनकी शुद्ध भाषा. किसकी शुद्ध भाषा, सिंधुताई सपकाळ की शुद्ध भाषा यानी साफ जबान जिसको हम कह सकते हैं या खालिस जबान भी कह सकते हैं. दुसरे कारण म्हणजे माझे वाचन. माझ्या सासरी शिक्षणाची गंध ही न होती. दूसरी वजह है माझे वाचन यानी मेरा पढ़ना. माझ्या सासरी शिक्षणाची गंध ही न होता यानी वहाँ पर जो है उनके ससुराल में जो है, सासरी यानी ससुराल में तालीम नहीं थी, तालीम की कमी थी. सासरचे लोक अशिक्षित, अक्षर शत्रूच, त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आळ्या पडायच्या. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखे कि सिंधुताई सपकाळ को ससुराल में जो है छड़ यानी तकलीफ देने की वजह जो थी, जिसमें माझी शुद्ध भाषा यानी उनकी साफ जबान थी, दूसरा वजह थी माझे वाचन, तीसरी वजह ये थी कि उनके ससुराल में तमाम लोग अनपढ़ थे. सासरचे लोग यानी उनके ससुराल के लोग अशिक्षित यानी अनपढ़. अक्षर शत्रुच ये कठिन शब्द है प्यारे बच्चों, ये कठिन शब्द है और इसका अर्थ होता है निरक्षर, अनपढ़, जाहिल, गवार. आपको स्क्रीन पर जो है नजर आ रहा होगा. ये चौथी वजह थी. वाचता येत नसल्यामुळे और उनको जो ससुराल वालों को जो है पढ़ते नहीं आता था, इसलिए जब भी सिंधुताई हाथ में जो है कागज लेती थी तो उनके कपाळाला, कपाळ भी जो है कठिन शब्द है, कपाळ यानी पेशानी, आळ्या पडायच्या यानी अड़ी यानी घड़ी जो पड़ती है, अड़ी जो पड़ती है वो पढ़ा करती थी. पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले. अब यहाँ पे सिंधुताई सपकाळ का ये छंद था, ये शौक था पढ़ना. तो आगे आगे उन्होंने जो है चोरी छुपे जो है पढ़ने की शुरुआत कर दी. वाहन सामानाचे कागद चोडामोडा करून उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले. अब देखिए यहाँ पर उन्हें पढ़ने का शौक इस कदर था कि जो वाहन सामान, ये जो है कठिन शब्द है, वाहन सामान यानी किराना माल है ना, किराना सामान ये कठिन शब्द है. तो जो किराना सामान लाते हैं हम किराना दुकान से, तो उसके साथ में जो अखबार वगैरह आता है तो ये उन कागजों को छुपा कर का रखती थी, चौड़ा मोड़ा करके यानी गोला कर कर. उंदीर घुशीच्या बिळात यानी चूहे और घूस जो होती है उनके जो बिल होते हैं उसके अंदर जो है ये छुपा कर उन्हें रखती थी. एकदा गदिमांची एक कविता छापलेली एक कागज सापडला. अब यहाँ पर गदिमांची यानी ये एक शायर का नाम है, गदिमा. तो उनकी छापी हुई शायरी की हुई जो है एक जो थी लिखी हुई नज़म जो है इनको मिली. उनकी नज़म के मिसरे आगे लिखे हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं. माऊलीच्या दुग्धापरी आले मुरगाचे तुषार, भुकेजल्या तान्यासम तोंड पसरी शिवार. प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर पहले जो अल्फाज आए हुए उसके मीनिंग आपको मैं बता दूंगा. देखिए, माऊली यानी माँ, दुग्धापरी यानी माँ के दूध जैसा, मुर्गाचे तुषार यानी मुरुग नक्षत्र की बारिश की फव्वार, भुकेल्या यानी भूखे, आगे है तान्यासम यानी छोटा बच्चा, शिवार यानी खेत. प्यारे बच्चों, इसकी वजाहत करता हूं, गौर से सुने. माँ के दूध की तरह मृग नक्षत्र की बारिश की फव्वार शुरू हो गई है. जिस तरह भूखा
छोटा बच्चा दूध के लिए अपनी माँ के पास रोकर भूख का इजहार करता है, उसी तरह बारिश को देखकर खेत खलियान बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मी वाचनाची भुकेलीच होतेच, यानी मैं पढ़ने की भूखी थी ही। गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालत होत्या। गदिमा ये एक शायर का नाम है। तो इनकी जो ओड़ी यानी मिसरे थे, लाइनें थे, ये इन्हें क्या कर रहे थे, भुरड़। ये कठिन शब्द है। भुरड़ का अर्थ होता है आकर्षित या मुतवज्जा, अपनी तरफ तवज्जो दिलाना, जिसे हम कह सकते हैं। यानी गदीमा शायर के जो अशार थे, ओड़ी थे, वो उन्हें अपने तरफ जो है मुतवज्जा कर रहे थे। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती। उस दिन घर के अंदर बहुत गर्दी थी। त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात बिळात तो कागद ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। अब क्या हो गया, उस दिन उनके घर पर जो है बहुत ज़्यादा गर्दी होने की वजह से उन्होंने त्यामुळे उसकी वजह से घरापासून दूर जाऊन यानी घर से दूर जाकर मोठ्या दरात बिळात यानी बिल में, दरात या बिळात यानी बिल में तो कागज ठेवला, वो कागज जो है उन्होंने रख दिया। मात्र हाथाला मुंगूस चावले, लेकिन उनके हाथ को जो है वहां पर मुंगूस ने काट लिया। कवितेतील मुरगाच्या तुषारांवर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली। अब यहाँ पर वो कहती है कि नज़म के अंदर जैसे कि मुर्गाच्या तुषारांवर यानी मुर्ग की जो बारिश होती है उसकी जो फव्वार होती है, तुषारांवर यानी फव्वार, माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली, उसी तरह से जो है सिंधुताई सपकाळ के जो है खून की धार यहाँ पर शुरू हो गई थी। जणू माझ्या अडचणींवर माझ्या ज्ञानतुरेशेचा अभिषेक झाला। वो कहती है माझ्या अडचणींवर यानी मेरी मुसीबतों पर जो है माझ्या ज्ञानतुरेशेचा, ज्ञानतुरेशेचा ये कठिन शब्द है, उसका अर्थ है इल्म हासिल करने की ख्वाहिश, और अभिषेक यानी ताजपोशी, यानी वो कहती है कि आज खून से जो है मेरे इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की जो है ताजपोशी हो गई। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी, यानी मुझे पढ़ने की चाहत दिल से इतनी क्यों हो गई। सिंधुताई सपकाळ जी आगे कहते हैं, मी परवाचा उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। यहाँ पर मी यानी सिंधुताई परवाचा यानी बहाव के उल्टे सिमत से चलने की वजह से मुझे तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा था, ऐसा कहती है। मी परवाहात झोकून दिले नाही स्वतःला, मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेच काळात रक्तबंबाळ होत मी चालत राहिले। सिंधुताई सपकाळ यहाँ पर कहती है कि मी परवाहात झोकून दिले नाही स्वतःला, यानी मैंने इस बहाव में खुद को वक्फ नहीं किया। मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी यानी मुझे मिली हुई तालीम की अनोखी पाउल वाट यानी राह, ठेच काळात यानी कुचलते हुए, रक्तबंबाळ यानी खून से लथपथ होते हुए मैं जो है चलते रही। अरे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि सिंधुताई सपकाळ को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने जो है पीछे पलटकर नहीं देखा। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। चलिए इस सबक के आखिरी पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एका रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढले। एक दिन जो है मुझे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने जो है मुझे घर के बाहर निकाल दिया, गावाबाहेर पाठवून दिले और इस गांव के बाहर मुझे जो है भेज दिया। मी एकटी बाई, वो अकेली औरत, जवळ एक लहान ताने बाळ और मेरे पास में जो है एक छोटा सा नन्हा बच्चा। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। मैं सही मानों में अब यतीम हो चुकी थी। अनाथ यानी यतीम, पण माझ्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली। वो कहती है कि लेकिन मेरे अंदर की स्त्री शक्ति यानी औरत की ताकत, औरत की कुव्वत जागृत झाली, बेदार हो गई, जाग गई। मी अनाथ झाले और मैं यतीम हो गई, तरी रडून चालणार नव्हते, फिर भी रोकर जो है चलने वाला नहीं था। काय करावे ते मला कळत नव्हते, क्या करना चाहिए मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा था, पण निश्चयाने ठरले, लेकिन
इरादा किया, निश्चयाने ठरवले यानी इरादा किया. निराधार केला, अज़्म किया. आपण अनाथ राहायचे नाही, यानी मैंने जो है यतीम नहीं रहना चाहिए, सौनाथ व्हायचे. यहाँ पर अनाथ यानी यतीम और सौनाथ व्हायचे यानी खुद मुक्तार होंगी. जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचे होते. जणू यानी आगे मुझे कई बच्चों की माँ होना था. अनाथ बच्चों की माँ होना था. आई यानी माँ होना था. प्यारे बच्चों, आज ये सबक खत्म होता है और इसका जो तीसरा पैराग्राफ है इस पर मैं आपको कुछ सवालात के जवाबात हल करके बताता हूँ. चलिए शुरुआत करते हैं. इसका तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ से है. शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत. यहाँ से लेकर आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार यहाँ तक है. इस पर आपको पहला प्रश्न है, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सवाल नजर आ रहा है, आकृति पूर्ण करा. ये आकृति को हमें जो है पूरा करना है. इसी में पहला है, घंटा झाल्यावर शाळेतील वातावरण. स्कूल की बेल बजती है तो माहौल किस तरह से होता है. प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि स्कूल के जो दरमियानी छुट्टी होती है उसमें माहौल किस तरह से होता है. क्या होता है, बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है ना. सब अपने अपने टिफिन निकालते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं. वैसे इसके कुछ जवाब है कि पहला जवाब है, मुले मुली जेवायला बसत, यानी जो लड़के लड़कियां थी वो खाना खाने के लिए बैठते थे. दूसरा है, जेवण झाल्यावर खेळत, और खाना खाने के बाद में आप लोग भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं. तो इसका जवाब तो याद करने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है. इसी में दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. दूसरा सवाल है, घंटा झाल्यावर लेखकीची अवस्था. देखिए, हमने इसके पहले जो देखे थे शाळेतील वातावरण देखे थे. अब यहाँ पर हमारे को जो लेखिका थी सिंधुताई सपकाळ, इनकी हालत, अवस्था यानी हालत हमें जो है बतानी है कि दरमियानी छुट्टी के वक्त उनकी जो है हालत क्या होती थी. तो देखते हैं, इसमें 3 रीज़न हमारे को जो है लिखना है, 3 बातों को. तो पहला है, जेवण करणाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघत. जाहिर सी बात है, दरमियानी छुट्टी में उन्हें जो है भी सबको भूख लग जाती है, उन्हें भी भूख लग जाती थी, तो वो बच्चों के मुंह को जो है देखा करती थी. पोटात भूख लागलेली असायची. ये भी बात सही है. क्या हो जाता है, हमें भूख लग जाती है, तो पोटात भूख लागलेली असायची यानी हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी. उनको बहुत जोरों की भूख लगती थी. खाली पडलेले अन्नाचे कण वेचत, और वो आपको पता है खाली पडलेले यानी नीचे ज़मीन पर जो बच्चे खाना खाने के लिए जहाँ पर भूई चाफे के दरख्त के पास बैठते थे, तो वहाँ पर वो जो है जाकर जो अनाज जो नीचे गिरा हुआ होता था वो उसे उठाकर जो है खाया करती थी. वो क्या क्या गिरा हुआ था, आप लोगों को सबक के अंदर जो है 4 चीज़ों के नाम भी बताए हुए, वो आपको याद रखना है, आगे पूछे जाएंगे. अगला सवाल है, मधल्या सुट्टीत लेखिकेचे जेवण. देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि आपको 4 चीज़ों के नाम यहाँ पे याद रखना है, वही सवाल आ गया है ना. मधल्या सुट्टीत लेखिकेचे जेवण यानी दरमियानी छुट्टी के अंदर लेखिकी का जो खाना था वो क्या था. तो पहला है जिलेबीचा तुकडा, दूसरा है लाडूचा तुकडा, तीसरा है गुळाचा खडा, चौथा है भुरका. चलिए आगे बढ़ते हैं. चौथा शुरू करते हैं, भराड़ी वनस्पतीची वैशिष्ट्ये. अब यहाँ पे जो भराड़ी वनस्पति थी, जिससे लेखिका भराड़ी का पान जो था उनके लिए पेन कागज़ हुआ करता था, और भराड़ी का जो कांटा हुआ करता था वो उनके लिए पेन हुआ करता था. तो उसकी वैशिष्ट्य यानी खासियत आपको यहाँ पर लिखना है. तो पहली खासियत है उसकी, तड़ हाथा एवढे पान. तड़ हाथा एवढे पान यानी हमारी जो हथेली होती है, इतना बड़ा जो है उसका पान होता था. पाना खाली काटा, और उसके पान के नीचे जो है कांटा रहता था. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस सबक के चौथे पैराग्राफ को देखते हैं, जिसकी शुरुआत, माझे लग्न झाल्यावर सासरी माझे छळ होण्याची जी कारणे आहेत, यहाँ से लेकर तो आपको जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचे होते, यहाँ तक के जो है आपको इस पर मैं सवालात के जवाबात हल करता हूँ. चलिए, पहला सवाल वही है, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. इसी में पहला है, सिंधुताईंच्या सासरी छळ होण्याची कारणे. यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सिंधुताई को जो है ससुराल में बहुत तकलीफ दी जाती थी. अब सासरी यानी ससुराल, छळ यानी तकलीफ होण्याची कारणे यानी
होने की जो वजह हमको यहाँ पे 2 वजह लिखना है। तो पहली वजह थी शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा यानी खाली ज़बान, साफ ज़बान, उनको जो है उनकी ज़बान बहुत साफ थी। और दूसरी वजह थी वाचन यानी पढ़ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंधुताईंच्या सासर मंडळींची वैशिष्ट्ये यहाँ पर जो है आप लोगों को तो पता ही है कि सिंधुताई की जो ससुराल थी उनमें जो रहने वाले लोग थे उनके अंदर कोई खासियत तो नहीं थी, वैशिष्ट्य तो नहीं थी, लेकिन खामियां ज़रूर थी। चलो वैशिष्ट्य ही देख, खामियां को यहाँ पर जो है देखते हैं। शिक्षणाचा गंध ही नसलेले, दूसरा है अशिक्षित, तीसरा है अक्षर शत्रु। आप लोगों को पता है कि वो पूरी तरह से जो है उनके पास में तालीम की बहुत कमी थी, अशिक्षित थे, अनपढ़, जाहिल, गंवार थे, अक्षर शत्रु थे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। दरमियान में मैंने आपको एक 2 मिसरे सबक के आए हुए हैं जिसमें जिसके शायर थे गदीमा। प्यारे बच्चों, गदीमा का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ग का है गजानन, दी का है दिगंबर और म का है माड़गुड़कर। ये जो है लेखक के नाम का, जो कवि के नाम का शॉर्ट फॉर्म है। स्क्रीन पर अगला सवाल है, घरच्यांनी घराबाहेर काढलेले त्यावेळी लेखिकेची स्थिती। जब उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था तो उनकी हालत क्या थी? 4 रीज़न हमारे को यहाँ पे लिखना है, 4 बातों को। पहली थी एकटी बाई, अकेली औरत, जवळ ताने बाळ, साथ में छोटा बच्चा, अनाथ झाले, वो यतीम हो गई थी, स्त्री शक्ति जागृत झाली, यानी औरत की कुव्वत जो है यहाँ पे जाग गई थी। आप लोगों को पता है कि इस हालत में उनको जो उनके ससुराल वालों ने घर के बाहर निकाला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घराबाहेर पडल्यानंतर सिंधुताईंचा निराधार, क्या निराधार किया था उन्होंने घर के बाहर निकलने के बाद में? तो पहला है अनाथ राहायचे नाही, यतीम नहीं रहना है, सवनाथ व्हायचे, मुझे जो है खुद कफील बनना है, खुद मुख्तार बनना है। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ सवाल नज़र आ रहे हैं। इसमें एका शब्दात उत्तरे लिहा, एक अल्फाज में आप लोगों को जवाब लिखना है। लेखिकेची भाषा अशी होती। अब लेखिकी भाषा जो थी वो कैसी थी, वो यहाँ पे लिखना है, शुद्ध, साफ। सासरच्या लोकांना याच्या गंध नव्हता। किसका गंध नहीं था? क्या नहीं थी ससुराल के लोगों पास में? क्या कमी थी? शिक्षणाचा, यानी तालीम की कमी उनके अंदर थी। लेखिकेचा निराधार हे व्हायचे, निराधार उसको होना था सवनाथ, सवनाथ यानी खुद मुख्तार होना था उसे। लेखिका पुढे अनाथांची झाली, अच्छा अनाथांची झाली, अनाथ बच्चों की वो जो है आगे चलकर क्या बनी? आई, माँ बनी थी। अगला है सिंधुताई मध्ये जागृत होनारी शक्ति, उसके अंदर कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत, कौन सी कुव्वत जो है जाग गई थी, वो लिखना है आपको। तो आपको पता है वो वर्ड पैसेज के अंदर आया हुआ है, स्त्री शक्ति, औरत की ताकत, औरत की कुव्वत। कागद बिड़ाट ठेवताना चावनारा प्राणी, जब वो गदीमा जी की कविता पढ़ रही थी तो उस कागज को जो है छुपाने के लिए उन्होंने एक बील के अंदर उन्होंने डाल दिया था। तो उस प्राणी जो जिसने उन्हें काटा था, वो प्राणी का नाम यहाँ पे लिखना है, तो वो था मुंगूस। उर्दू में कहते हैं नेवला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस सबक के हमने 4 पैसेज जो है उसके सवालात के जवाबात हल कराए। यहाँ पर आप लोगों को इन सवालात के जवाबात को बार बार सुनना है। आप लोगों को पता है कि मराठी सब्जेक्ट जो है बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में जो है लिखते वक्त गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है मार्क कम मिलते हैं। इसीलिए आप हर अल्फाज को गौर से देखिए कि किस तरह से लिखा है और उसको समझिए, उसके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल अल्फाज को बार बार लिखिए, तो आपको जो है वो अल्फाज आप दुरुस्त तौर पर लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में आप गलती नहीं करेंगे और इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवालात के जवाबात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इस किताब के अंदर जो कुर्ती दी हुई है, सवालात दिए हुए हैं, उनको हम हल करते हैं। ये सवालात के जवाबात आपको जो है क्लास वर्क की कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, पहला
योग्य पर्याय निवड़ा। अब यहाँ पर योग्य पर्याय, 4 पर्याय आपको दिए हुए हैं नीचे, उसमें से योग्य पर्याय सही जवाब जो है आपको चुनकर लिखना है। पहला सवाल, चिंदीला शाळा शिकण्यास मनाई होती कारण। चिंदी को जो है स्कूल सीखण्यास यानी तालीम हासिल करने की मनाई थी, क्यों? उसका कारण वजह यहाँ पे लिखना है। उसका जवाब है आ, त्यांच्या घरातील कोणीही यापूर्वी शाळेची पायरी चढ़ले नव्हते, यानी उनके घर में जो है इसके पहले कोई भी जो है स्कूल की पायरी भी जो है नहीं चढ़ा था। दूसरा है, चिंदीने कविता छापलेले कागद बिळात लपून ठेवला कारण। अब चिंदी ने जो कविता लिखी थी गदिमा जी की, वो कागद बिळात यानी बिल के अंदर क्यों छुपा कर रखा था, उसकी वजह यहाँ पे आपको लिखना है। तो वजह भी इसका जो है आ है, सासरच्या लोकांनी तिचे वाचन आवडत नसे। ससुराल के लोगों को उसका पढ़ना जो है पसंद नहीं था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है दूसरा, उत्तरे लिहा, जवाब लिखना है आपको। उसी में पहला है, बुनियादी ग्राम शाळेतील शिक्षकांचे नावे। अब बुनियादी ग्राम शाळा जो थी उसके उस्ताद का नाम आपको लिखना है। पहले उस्ताद का नाम आपको पता ही है, वांदिले गुरुजी। दूसरे थे कांबळे गुरुजी। अगला सवाल है, चिंदी लहानपणी कागद पेन म्हणून वापर करत होती ती वनस्पति। अब जो है बचपन के अंदर वो जो है कागज और पेन का इस्तेमाल करती थी, वो वनस्पति का नाम यहाँ पे लिखना है, जिसका नाम था भराड़ी। तीसरा सवाल है, खालील शब्द समूहांसाठी एक शब्द लिहा। अब नीचे कुछ लाइन दी हुई आपको, उसके लिए आपको एक ही अल्फाज जो है यहाँ पे लिखना है। अक्षरे ज्याची शत्रु आहे असा, क्या रहेगा? अक्षर शत्रु। आ है ज्ञानाची तहान, उसका जवाब है ज्ञान तृषा। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, गटातील वेगळा शब्द ओळखा, वो तो शब्द वेगळा का आहे, या मागील कारण स्पष्ट करा। अब यहाँ पर गटातील वेगळा शब्द यानी नीचे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उसमें से वेगड़ा यानी अलग अल्फाज कौन सा है वो आपको पहचानना है। ओळखा यानी पहचानना है। वो तो शब्द वेगड़ा का है और वो अल्फाज अलग क्यों है, या मागिल कारण स्पष्ट करा। और इसके पीछे का कारण वजह भी आपको जो है यहाँ पर स्पष्ट करनी है। प्यारे बच्चों, चलिए उसका जवाब देखते हैं। पहला है, रमेश, जोसेफ, यास्मीन, आमीन। इसका स्पष्टीकरण है, रमेश, जोसेफ, यास्मीन ही सर्व विशेष नामे आहेत, यानी ये सब जो एक खास नाम है। त्यात आम्ही हे सर्वनाम आहे, और आम्ही ये जो है क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला अल्फाज। म्हणून आम्ही हा शब्द गटात ना बसणारा है, इसीलिए आम्ही ये अल्फाज जो है गट में नहीं बैठने वाला है। इसका उत्तर है आम्ही। दूसरा है, ते, तुला, आहे, आम्ही। अब यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ते, तुला, आम्ही ही सर्वनामे आहेत, सर्वनाम है। त्यात आहे हे क्रियापद आहे, म्हणून आहे हा गटात न बसणारा शब्द आहे। यहाँ पर क्रियापद की व्याख्या, तारीफ को हम देखते हैं, यानी वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। अगला है तीसरा, तनुजा, समीर, सुंदर, राधिका। ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। तीसरा उसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। तनुजा, समीर, राधिका ही सर्व विशेष नामे आहेत। त्यात सुंदर हे विशेषण आहे। सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत, और ये विशेषण है, खासियत है। म्हणून सुंदर हा शब्द गटात न बसणारा है, इसीलिए जो है सुंदर ये अल्फाज जो है गट में नहीं बैठने वाला है। इसका जवाब सुंदर है। अब चौथा और आखिरी है, त्याला, मला, करने, तुम्हाला। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। त्याला, मला, तुम्हाला ही सर्वनामे आहेत। ये सब सर्वनाम है। करने हे क्रियापद आहे, जैसे करने ये जो है क्रियापद है, म्हणून करने हा शब्द गटात ना बसणारा आहे, इसलिए इसका जवाब जो है करने है। चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, खालील शब्दातील अक्षरावरून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। यानी नीचे कुछ अल्फाज आपको दिए हुए हैं और उन अल्फाजों से आपको अर्थपूर्ण यानी बामानी अल्फाज जो है बनाना है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर संग्रहालयात, हाल, याद, हाथ, संत, इस तरह के जो अल्फाज आपको बनाना है। तो ये आपको होमवर्क है, लेकिन क्लास वर्क की कॉपी में ही लिखना है। पहला सवाल है, लेखिकेने कांबळे गुरुजींबद्दल व्यक्त केलेली भावना तुमच्या शब्दात लिहा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने कांबळे गुरुजी जो थे उनके बारे में जो जज्बात बयान किए हैं वो आपको अपने अल्फाज में जो है लिखना है। देखते हैं जवाब। उत्तर, लेखिका गरीब घरातल्या होत्या। पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटके पुस्तके घेऊन त्या शाळेत जात। त्या शाळेत उशिरा गेले की वांदिले गुरुजी त्यांच्याकडे रागाने बघत। अशा परिस्थितीत कांबळे गुरुजींनी तिच्यावर खूप माया केली। त्यांच्या डोळ्यात लेखिकेला माया दिसे। लेखिका शाळेत उशिरा पोहोचल्या तरी कांबळे गुरुजी रागवत नसत। गुरुजी तिला पाटीवर ग म लिहून देत, परत परत लिहायला सांगत। लेखिका जेवल्या की नाही याचीही ते सहानुभूतीने चौकशी करत। लेखिका ज्या थोड्याफार शिकल्या त्याचा श्रेय त्या कांबळे गुरुजींच्या उपदार मायेला देतात। त्यांच्या उजाळ वाळवंटासारख्या रखरखीत आयुष्यात जणू कांबळे गुरुजी सावली झाले होते, अशी आदरयुक्त भावना लेखिका कांबळे गुरुजींविषयी व्यक्त करतात। सहमत का दूसरा सवाल है, सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे पाठाच्या आधारे पटवून द्या। यहाँ पर सिंधुताई को हमने देखे कि तालीम हासिल करने की बहुत तड़प थी। ये पाठ के आधार पर, सबक के आधार पर हमारे को जो है बयान करना है। जवाब है, लहानपणापासून सिंधुताईंना शिकण्याची तळमळ होती। मला शाळेत जायचे अशा त्या नेहमी म्हणत। त्या जिद्दीने शिकल्या। त्यांच्या वाचनाची भारी आवड होती। सासराच्या घरातील माणसे निरक्षर असल्यामुळे लेखिका वाचनाची हौस पुरवू शकत नव्हत्या। त्यांच्या ज्याच्यातून सुटका मिळवण्यासाठी त्या पुढे पुढे चोरून वाचायला लागल्या। त्यासाठी त्यांनी युक्ती शोधली। वान सामानाचे कागद त्या चोळामोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात दळून ठेवत। वाचनाच्या त्या अत्यंत भुकेल्या होत्या। गदिमांची कविता असलेला एक छापील कागद त्यांना सापडला। त्या ओळींनी त्यांच्यावर मोहिनी केली। तो कागद बिळात लपून ठेवताना त्यांच्या हाताला मुंगूस चावला। वाचनाची ओढ असल्यामुळे त्या प्रवाहाच्या उलट वाहत गेल्या, परंतु त्यांना भरपूर मानसिक त्रास झाला। शिक्षणाच्या अनोख्या पाऊल वाटेवर त्यांचे मन रक्तबंबाळ झाले, पण या ज्ञानाच्या ओळीने त्यांना संकटातून बाहर काढले। प्यारे बच्चों, आज हमने सिंधुताई सपकाळ जी का लिखा हुआ सबक अनाथांची आई मुकम्मल तौर पर समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई मसला पेश आता है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब भेजूंगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।